नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्री सर में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं, है ना। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बेसिकली बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देख लिया था कि उसमें इंडिया में उसका जो है अराइविंग मूवमेंट क्या था, कैसे वो लोग आए थे और किन किन प्लेस पे कैसे कैसे वो गए। पहले बम्बई मिला पुर्तगालियों से दहेज में, और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए में दिया गया। और देन आफ्टर बम्बई से मद्रास आए वो लोग, चंद्रगिरी के राजा से रेंट पे ज़मीन लेके काम शुरू किया। और जब तक कि बंगाल में पैर नहीं जमा लिए तो मद्रास को ही अपना पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं हम उसको, सेंट्रल ऑफिस बना के रखा इंडिया के ऑपरेशन के लिए। देन आफ्टर वो लोग बंगाल जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग बंगाल में पढ़ें और उसे बिना नवाबों के पढ़ लें तो शायद हमें लगता है कि ये अछूता रहेगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा। चूँकि नाम बदलते जाएंगे, चीज़ें बदलती जाएंगी, कंडीशन बदलती जाएंगी, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका क्लैश होने लगेगा, है ना। तो आज हम लोग 2-3 चीज़ें बिल्कुल पैरेलल पढ़ने वाले हैं। एक तो उस समय दिल्ली में मुग़ल बादशाह कौन था, उसकी तरफ से क्या मूवमेंट हो रहे थे। दूसरा जो हम देखेंगे कि मराठाओं का उत्कर्ष हो चुका था, तो मराठा किस तरह से प्रभावी हो रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी पे, या कह सकते हैं बंगाल पे। तीसरा, बंगाल में जो नवाबी शासन आ चुका था, नवाबशाही आ चुकी थी। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में तो बंगाल ने विद्रोह ही कर दिया, अलग ही हो गया पूरी तरह से बंगाल। तो कैसे वहाँ पे नवाबी शासन आया, नवाबशाही आई, वो देखेंगे। और साथ ही साथ बंगाल साम्राज्य में उस समय कह सकते हैं बंगाल साम्राज्य ही था, तो बंगाल साम्राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्तिगत रूप से क्या संघर्ष रहा, है ना। तो इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक नाम बहुत ही ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है इतिहास में, मुर्शीद कुली खां का। बंगाल नवाबों की शुरुआत करें या ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में संघर्ष की बात करें तो उसका प्रारंभ ही आपका होता है मुर्शीद कुली खां से, है ना। कह सकते हैं बंगाल के पहले नवाब के रूप में, लेकिन डायरेक्ट तो नवाब नहीं बन गया होगा, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी। तो देखिए होता क्या है कि 1700 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है। बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है। देखिए दीवान क्या होता है, तो उस समय जो आपकी सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, तो जितना भू राजस्व होता था, जितना भी राजस्व वसूली का काम होता था, ये किसके द्वारा संपन्न किया जाता था? दीवान के द्वारा। इसी से कुछ अंश अपने लाभ या वेतन के रूप में रख के बाकी इसको जो है भेजना होता था मुग़ल बादशाह को, है ना, या जो भी उसके ऊपर का अधिकारी होता था उसे ये सारी चीज़ें सौंपनी होती थी, है ना। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा और इसने अपने आप को स्टैंड करना शुरू किया। फाइनली 1717 में एक दस्तक आया था, लास्ट वीडियो में भी इस पे हम लोगों ने बात करी थी। और इस दस्तक में क्या कर दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। और इसी 1717 में एक और काम हुआ कि 1717 में ही आपके जो मुर्शीद कुली खां थे, इनको बना दिया गया क्या? इनको बना दिया गया बंगाल का सूबेदार। बंगाल का सूबेदार। जो व्यक्ति अभी केवल बंगाल का दीवान था, अब वो बन चुका था बंगाल का सूबेदार, है ना। अब ये जो 1717 का टाइम पीरियड था, इस समय दिल्ली में बादशाह कौन बैठा है तो आपको पता होगा। इस समय यहाँ पे बादशाह कौन था? फर्रुखशियर था, है ना। फर्रुखशियर ने ही ये आदेश दिया था, दस्तक दिया था, जिस दस्तक के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई थी, है ना। तो ये फर्रुखशियर था और फर्रुखशियर के तुरंत बाद अगला जो शासक बैठेगा 1719 में। ये 1719 में शासक जो बैठता है, कौन बैठता है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला में जैसा कि आप देख रहे हैं आगे टाइटल लगी है रंगीला, तो इनके कारनामे भी रंगीला वाले ही थे। और इसका परिणाम ये निकला कि जो मुर्शीद कुली खां था,
इसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। बंगाल में स्वतंत्र राज्य बना दिया, बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया और खुद बन गया वहाँ का नवाब, है ना। तो ये इतनी प्रक्रिया, आप देखिए बंगाल अभी मुगलों से टूट के अलग हो रहा है ना। यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, मुर्शीद कुली खां को दीवान कब नियुक्त किया गया, तो आपको पता होना चाहिए दीवान कब नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था, 1700 में। 1717 में क्या किया गया था, उसे सूबेदारी दे दी गई, अर्थात वहाँ पे पूरी तरह से अब वही हो गया राइट रेगुलेशन का। 1719 में क्या किया उसने कि उसने अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया और स्वतंत्र बंगाल का वो संस्थापक हो गया, है ना। कुछ और इसने महत्वपूर्ण कार्य किए थे, है ना। तो देख लेते हैं जरा क्या थे वो और महत्वपूर्ण कार्य। तो 2 कार्य यहाँ पे बहुत अच्छे आपको देखने होंगे। एक तो इसने राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी कहाँ से कहाँ लाया था, तो पहले राजधानी थी ढाका। ढाका से ये राजधानी कहाँ ले आया था, तो ले आया था मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, कहीं कहीं मुर्शिदाबाद आपको मकसूदाबाद लिखा मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ है ना। इसने राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी परिवर्तन करके ये कहाँ ले आया, मकसूदाबाद ले आया, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपने देखनी होगी। 1719 में ही एक और काम किया इसने, जो कह सकते हैं कि बंगाल के साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से सकारात्मक था। तो इसने क्या किया, उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। उड़ीसा को बंगाल में मिलाया। कब मिलाया, 1719 में। तो इस प्रकार इसने काम किया साम्राज्य विस्तार का, है ना। अब बात आती है कि जब ये यहाँ आएगा तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा भी होगा, तो इसके समय में कुछ विद्रोह भी हुए थे। प्रमुख रूप से 3 विद्रोह आपको याद रखने हैं, यही 3 विद्रोह बेसिकली हुए भी थे, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के किस एक नवाब के समय 3 विद्रोह हुए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, वो थे आपके मुर्शीद कुली खां। कौन कौन से 3 विद्रोह हुए थे और उन विद्रोह के व्यक्तियों के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे बड़े एग्जाम में। तो पहले विद्रोह की अगर हम बात करें तो 3 व्यक्ति थे यहाँ पे, सीताराम राव, उदित नारायण, है ना, और गुलाम अहमद। गुलाम अहमद, है ना। तो ये आपका जो पहला विद्रोह रहा उसमें 3 प्रमुख नेता रहे, है ना। कौन कौन से, सीताराम राव, उदित नारायण और गुलाम अहमद, है ना। इसके बाद 2 विद्रोह और होते हैं, ये तो एक विद्रोह हो गया, है ना। एक सुजात खान का विद्रोह हुआ था और दूसरा विद्रोह हुआ था, मतलब अगला तीसरा विद्रोह हुआ था निजात खान का। बहुत ही सिंपल नाम है, बिल्कुल आप याद रख सकते हैं आसानी से। सुजात खान और निजात खान का विद्रोह किसके समय में हुआ, तो वो हुआ आपका इनके समय में। अब इसने क्या किया कि ये जो इन लोगों ने जब विद्रोह किया तो इनके पास भूमि के टुकड़े थे जहाँ के ये राजस्व वसूलने के मालिक थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इस विद्रोह का दमन किया मुर्शीद कुली खान ने, और इन सभी क्षेत्रों की जो जिम्मेदारी थी वो किसको दे दिया, तो राम जीवन नाम के एक व्यक्ति थे, राम जीवन, उनको इसने उठा के पूरी जिम्मेदारी दे दी, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको याद रखने होंगे मुर्शीद कुली खां के लिए, है ना। अब देखिए एक चीज और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आती है आपकी, है ना। इससे 3 से 4 पॉइंट निकल के आएंगे। खालसा भूमि का नाम आपने सुना होगा, खालसा भूमि, है ना। खालसा भूमि को हम समझेंगे उससे पहले कुछ और वर्डिंग्स हैं भू राजस्व से रिलेटेड, बंगाल के नवाब शाही शासन की, उनको समझ लीजिए। तो इक्ता भूमि, दूसरी थी वक्फ भूमि, तीसरी थी मिल्क भूमि और चौथी थी इनाम भूमि।
5वीं आपकी खालसा भूमि। कई बार आपको ऐसा पॉइंट्स मिलता है कि जो आपका मुर्शीद कुली खां था इसने खालसा भूमि का विस्तार किया है ना। तो खालसा भूमि एक्चुअल में होती क्या है, वो चीज़, अब वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रश्न में शब्दावली को तोड़ दिया जाता है, इसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेगा और आप परेशान हो जाएंगे, है ना। तो देखिए इक्ता भूमि क्या होती थी, तो इक्ता भूमि वह भूमि होती थी जिस पर राज्य का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता था, अर्थात वह भूमि जो राज्य के अधीन होती थी वो कहलाती थी आपकी इक्ता भूमि, है ना। वह भूमि जो किसी को दान में दी जाती थी, वह भूमि जो किसी को दान में दी जाती थी वो कहलाती थी आपकी वक्फ भूमि। और वह भूमि जो किसी को पेंशन स्वरूप दी जाती थी, अब पेंशन में क्या दिया जाता था, तो कह देते थे कि जाओ भाई तुमको एक गांव की जागीरदारी दे दी, यहाँ से जो राजस्व मिलेगा वही तुम्हारा क्या हो गया, पेंशन हो गया। तो इस प्रकार से भी कई बार जो है आपका पेंशन दी जाती थी लोगों को, तो ये आपकी कहलाती थी मिल्क भूमि। इनाम भूमि क्या होती थी, तो जब नवाब किसी के कार्य से प्रसन्न हो जाता था तो उसके बदले वो उसको जागीर सौंप देता था, तो वो भूमि कहलाती थी आपकी इनाम भूमि, है ना। अब बात आती है खालसा भूमि। तो खालसा भूमि देखिए वह भूमि होती है कि जिस पर जो शासक होता है, जो नवाब होता है, उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो, है ना। तो खालसा भूमि का विस्तार किया था किसने, मुर्शीद कुली खां ने, है ना। इसने बहुत सारे जमींदारों से जागीरें वापस ले ली और वापस लेके उन पे अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण किया, है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसने विस्तार किया किसका, खालसा भूमि का विस्तार किया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो बंगाल के नवाब शाही शासन में मुर्शीद कुली खां को जो है थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देते हैं। एक पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हैं, इसने तकाबी ऋण बहुत ज्यादा बांटा था। तकाबी ऋण, ये तकाबी ऋण क्या होता था, तो तकाबी ऋण में कृषकों को कुछ सहायता राशि दी जाती थी जिससे वो कृषि कार्य कर सकें, है ना। तो आप कह सकते हैं ये कृषकों को दी जाने वाली सहायतार्थ राशि, ये कहलाती थी आपकी क्या, तकावी ऋण, है ना। तो देखिए मुर्शीद कुली खां 1700 में दीवान बनते हैं, 1717 में सूबेदार बन जाते हैं, 1719 में उड़ीसा को मिला लेते हैं और इस प्रकार से वहाँ के राजशाही व्यवस्था में इतने सारे परिवर्तन करते हैं। इन सभी परिवर्तनों के पश्चात फाइनली 1727 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1727 में मृत्यु हो जाएगी, किसकी मृत्यु हो जाती है, मुर्शीद कुली खां की। अब जब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाएगी तो अगला दावेदार कौन बैठेगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका दामाद जो था वो अगला गद्दी में बैठता है, किस नाम से बैठता है, तो सुजाउद्दीन के नाम से बैठता है। किस नाम से बैठता है, सुजाउद्दीन के नाम से। तो अगला जो अब बंगाल का नवाब होगा वो कौन होगा, आपका सुजाउद्दीन, है ना। इनसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ एक दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो आप जान लीजिए। एक तो ये दामाद थे, किसके थे, आपको पता है, मुर्शीद कुली खां के थे, है ना। दूसरा इनका कार्यकाल से अगर प्रश्न पूछा जाएगा, वैसे जनरली आम एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप जान लीजिए 1727 से 1739 तक इनका कार्यकाल रहा था। और एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 1733 में, अब 1733 में मुगल बादशाह कौन होगा, परवर्ती मुगल, तो आप ध्यान रखिएगा कि 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला था परवर्ती मुगल, भारतीय मुगल गद्दी पर, है ना। तो 1733 में मोहम्मद शाह रंगीला हैं, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह, है ना। इन्होंने क्या किया था, बिहार की जागीर भी प्रदान कर दी थी, बिहार को मिला दिया, किसमें मिला दिया, बंगाल में मिला दिया। अब जरा देखिए साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से बंगाल कितना बड़ा हो चुका है, चूंकि इसमें उड़ीसा 1719 में आ चुका है और 1733 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा क्या कर दिया गया, इनको बिहार भी सौंप दिया गया।
तो अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा मतलब 3 नवाबी क्षेत्रों का एक अकेला क्षेत्र बना दिया गया। तो कह सकते हैं कि उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई सबसे बड़ा साम्राज्य मुगलों के बाद सक्रिय था तो वो आपका बंगाल था लगभग इस समय तक, है ना। और इनके कार्यकाल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके नहीं आते हैं। अगला जो इनका उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है आपका सरफराज। तो अगला जो सुजाउद्दीन का अगला उत्तराधिकारी बना वो बना आपका सरफराज खान। तो ये कब गद्दी पे बैठ रहे हैं? 1739 में, और बस 40 में ही गद्दी से हट भी जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इनसे महत्वपूर्ण बस एक ही चीज़ आपको जाननी है कि जिस समय सरफराज खान गद्दी पर बैठे, बंगाल के नवाब बने, इस समय बिहार में एक नायब सूबेदार बनाया गया था। बिहार में नायब सूबेदार बनाया गया। कौन बनाया गया? तो ये बनाया गया अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खान। यहीं से बंगाल का जो इतिहास है वो आपका बदलने लगता है, या कह सकते हैं कि कंपनी के लिए संघर्ष थोड़ा सा कम भी हो रहा था एक तरह से, और एक तरह से बढ़ भी रहा था। कम इस तरह से हो रहा था चूँकि जब आपस में सत्ता में संघर्ष शुरू हो जाता है तो जो बिचौलिया होता है उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है ना, वो दोनों तरफ से फ़ायदा उठाता है। और नुकसान इस तरह से हो रहा था कि जो आपके नवाब थे इनमें आपस में कोई बात नहीं बनती थी, मुगलों से कोई बात नहीं बनती थी, तो ये उसकी प्रताड़ना किसको दे रहे थे? कंपनी व्यवसाय को दे रहे थे, है ना। तो दोनों इसके प्रॉफिट और लॉस दोनों हो रहे थे। अलीवर्दी खां जो था ये बंगाल का नायब सूबेदार था। इसने क्या किया? एक युद्ध लड़ा। चूंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, इसने अपने आप को घोषित कर दिया बंगाल का नवाब, कि बंगाल का नवाब सरफराज खान नहीं बल्कि कौन बनेंगे? हम बनेंगे। तो इनने एक युद्ध लड़ा। युद्ध कौन सा था? तो उसे कहते हैं घेरिया या गेरिया का युद्ध। घेरिया या गेरिया का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की सेना सरफराज खान को पराजित कर देती है, और जो अलीवर्दी खां हैं अब ये बन जाते हैं बंगाल के नवाब, है ना। देखिए चीज़ें कितना बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं, और आज हम लोग थोड़ा सा फैक्टफुल चीज़ों पे बात कर रहे हैं। थ्योरिकल पार्ट पे, निष्कर्ष पे बात कम कर रहे हैं, आज फैक्ट पे बात ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो नोट डाउन करते चलिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके अभी तक जितनी जो भी 10-15 मिनट का वीडियो हुआ है, हमें लगता है लगभग 50 से ऊपर ऑब्जेक्टिव बनेंगे अगर ठीक ठाक से क्वेश्चन बनाए जाएँ तो, है ना, अच्छे लेवल के। अब होता क्या है, चूंकि अलीवर्दी खां सरफराज खान को हरा के बंगाल की गद्दी पे बैठा है तो इसको वैधानिकता प्रदान नहीं होती है। वैधानिकता तो मिलेगी नहीं, चूंकि इनको मुगलों ने नियुक्त नहीं किया कि भाई तुम नवाब बनो। कोई नवाब था उसको आपने जबरदस्ती आपदस्थ करके आप नवाब बन गए, है ना। और थोड़े समय के लिए नहीं रहे। अलीवर्दी खां जो बने, अलीवर्दी खां ये 1740 से 56 तक रहे बंगाल के नवाब। 56 में जाके कहीं सिराजुद्दौला बने, है ना। तो जो अलीवर्दी खान थे इन्होंने क्या किया, वैधानिक स्वीकृति लेने के लिए मुगलों को नजराना भेजा। नजराना होता था एक प्रकार की उपहार स्वरूप राशि, और वो नजराना थोड़ा बहुत नहीं भेजा, 2 करोड़ रुपए भेजा। 2 करोड़ रुपए भेजा कि फिलहाल तो आप ये नजराना रखिए और आप ये स्वीकार करिए कि हम जो हैं वो आपके द्वारा नियुक्त शासक हैं, हम बंगाल के वैधानिक नवाब हैं। खैर मुगलों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और इनको वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। लेकिन इस 2 करोड़ के बाद जो भी मुगलों को हिस्सा जाता था, 1 फूटी कौड़ी भी अलीवर्दी खां ने अपने 16 साल के नवाबी कैरियर में मुगलों को नहीं दी। केवल एक बार 2 करोड़ लिया, वैधानिक मान्यता प्राप्त कर ली, और वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के बाद जो है इन्होंने अलग थलग कर लिया मुगलों से अपने आप को। अब जब ये 1 फूटी कौड़ी नहीं देने लगे तो ये मुगलों से अलग हो गए। इस बात का फायदा किसने उठाया? मराठाओं ने। मराठाओं ने क्या फायदा उठाया? तो इस समय देखिए मराठाओं के जो आपके पेशवा हैं वो कौन होंगे? तो बालाजी बाजीराव होंगे, है ना। तो इस बात का फायदा मराठाओं ने उठाया।
मराठाओं ने क्या किया था कि इनके पास भास्कर पंत नाम के एक पत्रवाहक को भेजा था कुछ संधि समझौतों के लिए। इन्होंने भास्कर पंत की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो मराठा थे उन्होंने बंगाल पे अटैक कर दिया। और उस अटैक का परिणाम क्या हुआ कि जो उड़ीसा का क्षेत्र था, उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो जीत लिया। किसने? मराठाओं ने। और जब जीत लिया तो होता क्या था, एक प्रक्रिया थी, यदि जीता हुआ क्षेत्र शत्रु को, हारे हुए शत्रु को वापस करना है तो उसके बदले में उससे कर वसूला जाता था और उसे कहा जाता था चौथ, है ना, उसे कहा जाता था चौथ। तो इन्होंने क्या किया, मराठाओं ने इनको पराजित भी किया बुरी तरह से, और पराजित करने के बाद क्या किया, 1,20,000 रुपए का इन पर चौथ लाद दिया कि एक तो उड़ीसा तुम्हारे हाथ से गया, अब उड़ीसा तुम्हारा नहीं है, ऊपर से तुमको 1,20,000 जो है वो आपको क्या देना पड़ेगा, चौथ देना पड़ेगा, है ना। मराठाओं की का इस पूरे अभियान में नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रघुजी भोसले, रघुजी भोसले ये नेतृत्व कर रहे थे मराठाओं की तरफ से, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको, यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि अंग्रेज जान चुके हैं कि अब मुगलों से इनका कोई लेना देना नहीं है, और अंग्रेजों को मिल चुकी है 1717 में दस्तक, जिसकी वजह से उनको मुक्त व्यापार करना है, मुगल शासक को एक कौड़ी नहीं देना, आप व्यवसाय करिए। तो यहाँ जो व्यवसायी वर्ग था, कंपनी क्या करने लगी कि आप हमारा बोर्ड लगाइए और केवल 5 से 10% टैक्स दे के व्यापार करिए, जबकि यदि आप नवाब के से परमिशन लेके और व्यवसाय करोगे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 33%। तो आप भी इतने समझदार हैं कि किसको लोग अपनाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। एक तरफ नवाब परमिट दे रहा है व्यवसाय के लिए, उसका टैक्स रेट क्या है, 33% है, और एक तरफ जो कंपनी है जिसको दस्तक मिल चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, वो 5 से 10% में आपको बिजनेस करने की अनुमति दे रही है। तो इस कारण क्या हुआ, जो बंगाल था वो क्षेत्र विस्तार में और साथ ही साथ राजस्व के मामले में पूरी तरह से क्या होने लगा, धीरे धीरे गिरने लगा। जब ये गिरने लगा तो इसका परिणाम ये निकला कि अली वर्दी खां ने एक कंप्लेंट डाली। कहाँ डाली? मुगलों के पास। मुगलों के पास एक प्रस्ताव भेजा। क्या था ये प्रस्ताव? तो ये प्रस्ताव था कि दस्तक को निरस्त किया जाए, दस्तक को निरस्त किया जाए। अब जरा देखो, अली वर्दी खां खुद मुगलों को फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हैं, अब जब अपना काम फंसा तो उनसे मदद मांग रहे हैं कि भैया एक काम करो, दस्तक को निरस्त कर दो, नहीं तो हम क्या होंगे, हम मर जाएंगे, है ना। लेकिन मुगलों की तरफ से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अंततः अली वर्दी खां थोड़ा सीनियर भी हो रहे थे, वृद्ध हो रहे थे, और कहते हैं कि लास्ट समय उन्होंने एकदम लचर प्रणाली अपना ली, मतलब सरेंडर हो गए थे लगभग वो, है ना। तो उस प्रक्रिया में इन्होंने कथन कहा था, कई सारे इतिहासकारों ने उसको संकलित किया है कि जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खी के छत्ते हैं, इनको छेड़ोगे तो ये काट लेंगे, और अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो आप इनसे शहद प्राप्त कर सकते हो। अब ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया था, क्या कहा गया था, वो तो तत्कालीन परिस्थितियां ही बता सकती थी। फिलहाल ये था कि दस्तक कैंसिल करने के लिए अली वर्दी खां ने भेजा, लेकिन उसमें मुगलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फाइनली 1756 में क्या होता है, इनकी हो जाती है मृत्यु। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से बंगाल का एक्चुअल इतिहास आप कह सकते हैं शुरू हो रहा है। इनकी मृत्यु हुई और इनका अपना कोई बेटा, कोई वारिस नहीं था। इनकी 3 बेटियां थीं, एक पूर्णिया में ब्याही थी, नेपाल में पड़ता है पूर्णिया, और एक ढाका में ब्याही थी घसीटी बेगम, और एक पटना में ब्याही थी। पटना वाली बेटी का जो हस्बैंड था उसका नाम था सिराजुद्दौला। उसने ही अपने छल बल पूर्वक अपना जो बंगाल के नवाब की गद्दी थी उसको संभाल लिया।
हालांकि वह ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया, मात्र 1 वर्ष ही रहा बंगाल की गद्दी पर, लेकिन उस 1 वर्ष में उसने ऐसा इतिहास लिख दिया कि आज भी पेपर में पूछा जाता है ना। तो अगला जो नवाब मिलेगा आपको वो कौन मिलेगा? सिराजुद्दौला, है ना। सिराजुद्दौला कब गद्दी पे बैठ रहा है? 1756 में, है ना। ये परिस्थितियां थोड़ा सा आपको समझना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आगे आप कंपनी की स्थिति को महत्वपूर्ण तरीके से समझ सकें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका संघर्ष लगातार फ्रांसीसियों से भी चल रहा है, क्योंकि फ्रांसीसी पहले आ चुके हैं, है ना, तो उनसे भी इनका संघर्ष चल रहा था। सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा। अब इनके 3 प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन थे? सबसे पहले तो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, ठीक है। दूसरा, ढाका के नवाब की विधवा घसीटी बेगम, है ना। ये 2 तो थे ही। साथ ही साथ जब अली वर्दी खां गद्दी पर बैठे थे तो उनके गद्दी पे बैठने के साथ साथ यहाँ पे एक दीवान नियुक्त था, तो वो दीवान भी अपने आप को ये दावेदारी मानता था कि अली वर्दी खां के बाद अगला दीवान कौन बनेगा? वो खुद बनेगा, है ना। तो यहाँ का जो दीवान था वो भी एक दावेदार था, इसका नाम था राजवल्लभ। तो ये 3 इनके प्रतिद्वंदी थे सिराजुद्दौला के। ये भी चाहते थे गद्दी हमको मिले, घसीटी बेगम चाहती थी हमको मिले, और दीवान राजवल्लभ चाहते थे कि गद्दी हमको मिले। अब इसमें अंग्रेजों का रोल क्या था? अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला ना बैठे, चाहे जो कोई बैठ जाए। वो गुप्त रूप से इनको भी सपोर्ट कर रहे थे, इनको भी सपोर्ट कर रहे थे और इनको भी सपोर्ट कर रहे थे। अंग्रेज इन तीनों को सपोर्ट कर रहे हैं पार्टली, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि इनमें से कोई नहीं जीता और गद्दी पे बैठ गए सिराजुद्दौला, है ना। जब गद्दी पे बैठ गए सिराजुद्दौला तो यहाँ पे एक बात ये होती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई कि इनकी तरफ से हमको कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है बंगाल के नवाब की तरफ से। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ तो हमने 3 प्रतिद्वंदी तैयार किए। अब अगर फ्रांसीसियों ने हम पे अटैक किया तो हमारी हालत बुरी होने वाली है। इस प्रक्रिया को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए इन्होंने अंग्रेजों ने एक कदम उठाया कि इनका जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम जो इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, कई बार लोग कहते हैं फैक्ट्री, तो देखो यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब वो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है, फैक्ट्री इन द सेंस कोठी, है ना, व्यापारिक कोठी जो केंद्र बनाया था फोर्ट विलियम, उसकी इन्होंने क्या शुरू कर दी? किलेबंदी, है ना, उसकी किलेबंदी शुरू कर दी। इसकी किलेबंदी शुरू की और साथ ही साथ जो उसकी दीवारें थी, किसकी दीवारें? किले की दीवारें थी, उन किले की दीवारों पे इन्होंने क्या किया कि तोपें जड़वा दी, है ना। इन्होंने तोपें जड़वा दी, किन्होंने? अंग्रेजों ने। दीवार पर तोपें चढ़वा दी। ये बात पता चली किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई देखो, एक काम करो कि आप ये जो तोपें हैं तत्काल प्रभाव से आप इनको हटवा लो। बंगाल में नवाब एक ही होगा, उसी का राजशाही शासन होगा, और आप इस तरह से जो है काम नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे तोपें लगा लो, है ना। अंग्रेज इस बात को शायद समझे नहीं समझे या हल्के में लिया, लेकिन 15 जून 1756 को जो घटना हुई वो इतिहास में दर्ज हो गई। 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया गया। फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? तो सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो कंडीशन यहाँ तक बन गई कि सभी अंग्रेजों को किसी तरह अपनी जान बचा के भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा? फुल्टा नामक द्वीप पर, है ना। हमला होता है, हमला होने के बाद फुल्टा नामक द्वीप में इनको क्या लेनी पड़ती है? शरण लेनी पड़ती है ना। ये शरण लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से रोजर ड्रैग
नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी है जो क्या करता है, इनसे माफ़ी मांगता है ना। रोजर ड्रैग नामक अंग्रेजी अधिकारी इनसे क्या मांगेगा, माफ़ी मांगेगा, है ना। जब ये माफ़ी मांगेगा तो फाइनली क्या होगा कि इनको माफ़ कर दिया जाएगा और वापस में इनको बंगाल में आने की अनुमति दे दी जाएगी। ये अनुमति देने के बाद जो सिराजुद्दौला है, ये जो बंगाल का क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में ये सारी घटनाएं फोर्ट विलियम क्षेत्र में हो रही थी, वहाँ की जो जिम्मेदारी है वो आपका दे देता है किसको, माणिक चंद्र को, या कहीं कहीं पे मणिक चंद्र लिखा मिलता है। मणिक चंद्र को पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं सिराजुद्दौला, और ये जिम्मेदारी दे के सिराजुद्दौला वापस कहाँ चले जाते हैं, मुर्शिदाबाद, है ना। मुर्शिदाबाद क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद वही है जिनको मुर्शीद कुली खान ने राजधानी बनाया था ढाका से स्थानांतरित करके, है ना। तो ये वापस चले जाते हैं मुर्शिदाबाद, और माणिक चंद्र जो हैं अब वो फाइनली कहाँ बैठ गए हैं, बंगाल के उस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए जहाँ पे अंग्रेजी व्यवसाय चल रहा था, है ना, अंग्रेजी व्यापार चल रहा था। इसके बाद की कहानी जो होगी वो सीरीज आपकी आएगी कौन सी, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर वाली, है ना। लेकिन उससे पहले हमको एक और सेशन देखना है जिसका नाम होगा प्लासी का युद्ध। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा, अगला जो पार्ट होगा, उसमें हम देखेंगे प्लासी का संघर्ष अर्थात प्लासी का युद्ध, है ना। तो इसमें हमने 2 पार्ट में हमने अभी तक पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई और बंगाल में कैसे नवाबी व्यवस्था आई, और अब बंगाल के नवाबों का अंग्रेजों के साथ कैसे संघर्ष चल रहा है ना। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे प्लासी का युद्ध, है ना। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द